हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट का, जिसमें स्टेनो, ग्रुप डी, ग्रुप सी और ड्राइवर का जो भर्ती आई है उससे संबंधित जो है प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। ठीक है, टोटल प्रैक्टिस सेट 6 हो चुका है। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां होगा, जिसमें हम फुल प्रैक्टिस करेंगे नए सिलेबस के अनुसार जो आपका दिया हुआ, जिसमें आपका हिंदी, जीएस और मैथ और इंग्लिश, ये 4 पार्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन के जो है पेपर आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से बहुत सारे वीडियो जो है मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जीएस के, इसके बाद मैथ के क्वेश्चन। ये पेपर जो है मैथ का थोड़ा लेवल जो है थोड़ा अप है, थोड़ा हाई है। ठीक है, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा एंड तक, तभी इसका आप भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा एग्जाम में। चलिए, पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर आपको 2023-24 का पढ़ना है। इस वाले करंट अफेयर 22 वाले पर आपको ध्यान नहीं देना है, इस पर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए इसको अगर हम देखते हैं तो अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया था? तो ये किया गया था मोरबी, गुजरात में। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2022 में फरवरी नेटवर्क कृषि नेटवर्क के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये पंकज त्रिपाठी एक्टर हैं, तो उनको नियुक्त किया गया था। तीसरा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता गया था राफेल नडाल के द्वारा। अभी अगर हम बात करेंगे तो जनवरी 2024 में हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, और उसके विजेता बने हैं जैनिक सिनर। जैनिक सिनर नया नाम है, याद रखिएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने जीता है, किसको हराया इन्होंने? तो डेनियल डेनियल मेदवेदेव को हराया। डेनियल मेदवेदेव को हराया इन्हें, मेदवेदेव को इन्होंने हराया। ये मेदवेदेव कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। ठीक है, रूस के हैं। तो इस तरीके से जैनिक सिनर आपको नाम याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डोनेट ए पेंशन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया? तो डोनेट ए पेंशन अभियान की अगर हम बात करेंगे तो इसका शुरुआत श्रम मंत्रालय ने किया है। तो आंसर ए पार्ट राइट है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इसके अन्य नेशनल पार्क कौन सा है? तो पिन वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क है। इसके अलावा खीर गंगा नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया। इसके अलावा सिंबल पारा नेशनल पार्क है, सिंबल पारा। तो ये नेशनल पार्क जो सिंबल पारा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? ये सारे हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो रक्त कैंसर को, ब्लड कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो ब्लड कैंसर को जो नियंत्रित किया जाता है उसमें जो रेडियोधर्मिक समस्थानिक का प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फास्फोरस 32। आंसर डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? तो रेनबो क्रांति का संबंध कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से होता है। तो आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। पंचायती राज विषय है, किस सूची का विषय होता है पंचायती राज? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को तिथवार लगाकर कोर्ट में सही उत्तर चुनना है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? जिसको पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। 1905 में किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, और काकोरी ट्रेन डकैती जो थी ये 1925 को हुआ था। ठीक है, 1925 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। तो इस तरीके से आप अब इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1905, 1920, फिर 1925, फिर 1946, मतलब पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा। 1 4 3 2, 1 4 3 2, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बजरी के बादशाह के नाम से प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? ठीक है, जिन्हें लाल बजरी के बादशाह का नाम उपनाम दिया गया तो वह है राफेल नडाल। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में फसल उत्पादन के लिए मृदा में पीएच मान कितना होता है? तो मृदा में पीएच मान जो होता है 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता, ये नारा जो संबंधित है किस योजना से संबंधित था, किस आंदोलन से संबंधित था? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो उससे संबंधित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? स्यादवाद के सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो जैन धर्म से संबंधित होता है। तो आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश में एक रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ये जिला की बात करेंगे तो इटावा जिले में स्थित है। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है,
पुलिस स्मार्ट सूचकांक 2021 में जारी किया गया था और पुलिस का सबसे निचले स्थान पर कौन से राज्य की पुलिस रही थी, तो वो थी बिहार राज्य की। जनवरी 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था, तो ये जीता गया था चीन के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका क्या था, चीन को हराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो इनको सम्मानित किया गया था 2001 में। जागरेब, जागरेब किस देश की राजधानी, जागरेब, जागरेब की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है क्रोएशिया की राजधानी हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रोएशिया। ठीक है, बाकी इसमें फिजी जो दिया गया, फिजी की राजधानी का नाम क्या है, सूबा, फिजी की राजधानी का नाम सूबा है। और कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी का नाम है बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कैमरून की राजधानी का नाम है याओउंडे, याओउंडे कैमरून की राजधानी का नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, क्रैकर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित चीज़ें जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उन्हें क्रैकर्स कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अगला प्रश्न बताना है। तो ये हर वर्ष मनाते हैं 10 दिसंबर को, तो सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अब पैसेज टू इंडिया उपन्यास है और इस उपन्यास को किसने लिखा हुआ है, तो अब पैसेज टू इंडिया उपन्यास की अगर हम बात करेंगे तो ये एडवर्ड मॉर्गन ने फोस्टर के द्वारा लिखा गया है, तो आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, खनन प्रक्रिया उत्पादन के किस क्षेत्र से संबंधित है, खनन प्रक्रिया उत्पादन के किस क्षेत्र से संबंधित होता है, तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, यातायात संकेत जो दिया गया है ये इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आगे रास्ता जो है वो क्या है, फिसलनदार है। इस टाइप का आपको कहीं मिल जाए तो इसका मतलब आगे रास्ता जो है फिसलनदार होगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जीएस के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन बहुत अच्छे होने वाले हैं इसमें, तो इसलिए वीडियो से बने रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। छब्बीस दिया गया है कि एक दीर्घ चाप पर अंकित कोण की माप जो है x है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा पार्ट सही है। दिया गया है कि x इज x इज लेस देन x, मतलब जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो आज इक्वल टू 90 लेस देन। ठीक है, तो ये दिया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि x इज लेस देन 90 और ग्रेटर देन, मतलब x 90 से छोटा है और जो है 0 डिग्री से बड़ा है। फिर इसके बाद दिया गया है कि x 180 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है। फिर दिया गया है कि x जो है 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, यदि एक दीर्घ चाप पर अंकित कोण की माप x हो, तो दीर्घ चाप कैसे होगा, मान लीजिए कोई ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया, तो इस पर दीर्घ चाप कैसे लगेगा, दीर्घ चाप यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये तो इस तरीके से जो ये पार्ट होगा ना, ठीक है, ये पार्ट ये क्या हो गया, ये दीर्घ चाप हो जाएगा और ये जो होगा ये लघु चाप हो गया। तो इसी को हमें बताना है कि दीर्घ चाप पर बना कोण की माप जो अंकित कोण है, मान लीजिए इस तरीके से हम कहीं से भी मिला देते हैं, ऐसे करके ऐसे, या फिर हम यहाँ इस बिंदु को ले लेते हैं दीर्घ चाप पर और ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर और ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये जो कोण बनता है ये x का है। ठीक है, ये x है, तो इसका मान अंकित कोण की मान क्या है, x हो, तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो ये देखिए, चाहे जहाँ दीर्घ चाप पर अगर आप कोण बनाते हैं तो ये क्या बनता है, x 90 से छोटा बनता है और 0 से बड़ा बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बड़ा हो, मतलब क्या कहते हैं कि बी पार्ट इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाया जाता है, आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किसी दो अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो देखिए, जब कोई दो अंकों की संख्या है तो उसको अगर हम लेते हैं तो किस तरीके से लिया जाएगा। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो दो अंकीय संख्या है, तो दो अंकीय संख्या कैसे माना जाता है, 10x प्लस वाई, ये दो अंकीय संख्या हो जाती है x वाई फॉर्म में। अब इसको हम पलट देते हैं, मतलब 10y प्लस x हो जाता है। इस तरीके से पलटने पर और बनी संख्या का योगफल, अब ये इस संख्या को हम अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये इससे जुड़ जाएगा तो 10x प्लस x तो हो जाएगा 11x, और ये इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 11y। ठीक है, तो यहाँ पे 11 दोनों में कॉमन, तो 11x प्लस वाई हो जाएगा।
अब ये जो संख्या बनी, ये संख्या किससे डिवाइड है, तो ये देखिए 11 इसमें गुणे में है, तो 11 से पूर्णतः है डिवाइड हो जाएगी। तो 11 आंसर इसका राइट हो जाएगा। सदैव किससे विभाजित होगी, 11 से। तो आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 जो दिया गया है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन 28 जो दिया गया है वो दिया गया है कि दो संख्याओं का HCF, ठीक है, दो संख्याओं का HCF दिया गया है। HCF ज्ञात करने के लिए भागफल क्रमशः 2, 3, 5 है। यदि अंतिम भाजक 45 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको भी निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 3 संख्या दिया गया है जिसका भागफल 2, 3, 5 है। तो इस तरीके से हम पहले 3 पार्ट 3 लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम भाजक क्या है, 45। तो अंतिम भाजक यहाँ हो जाएगा 45 और अंतिम भागफल जो दिया गया है वो 5 दिया गया है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कोई संख्या a है, इसको ये भाग करता है तो यहाँ पे शून्य जो है कट जाता है। ठीक है, तो अंतिम भाजक जो 45 है वो काट देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें a का मान, तो a का मान कैसे निकलेगा, a बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से भाजक का मान क्या हो जाएगा, भाजक का मान यहाँ 45 दिया गया है, गुणे भागफल कितना आया है 5 दिया है, प्लस शेषफल 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से 45 गुणे 5 ही हो जाएगा 225। तो a का मान हमारा 225 आ गया। अब 225 जो आया है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हम मान लेते हैं b है। तो 225 जो आया है ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला भाजक। ठीक है, सेकंड वाला भाजक हो जाएगा। और इसको जब भाग करता है तो 3 शेषफल बचता है, तो और 3 भागफल आता है और शेषफल इसमें 45 हो जाता है। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर फिर ऐसे ही निकालेंगे, b बराबर हो जाएगा 225 गुणे 3 प्लस 45 शेषफल है, तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम गुणा करेंगे 225 को 3 से, तो 675 प्लस 45 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाता है 720, 720 जो कि b का माना जाता है। अब जो 720 आया है ये हो जाएगा आपका भाज्य, मतलब कि 720 इस तरीके से हो जाएगा। c मान निकालना है और इसको जब भागफल यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है, दिया गया है और यहाँ पे आपका शेषफल 225 आएगा। तो c बराबर क्या निकल के आ जाएगा, c बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी कि 720 गुणे भागफल हो जाएगा 2 प्लस शेषफल है 225। तो इसको जो अगर हम जोड़ते घटाते गुणा भाग करते हैं तो आ जाएगा 1665, तो c का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंतिम भाजक तो छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 1665 और जो दूसरी नंबर पर आएगी 720। तो 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 720 कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 720 के जगह पे तो कोई नहीं दिया गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, यदि 10 की पावर 12 है -1 है, इसको 111 से भाग दे तो भागफल क्या होगा। देखिए 10 की पावर 12 अगर हम लिखें तो 10 की पावर 2 -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 को 100 लिख सकते हैं, -1 करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 10 की पावर अगर हम 12 को लिख सकते हैं तो मतलब कि 1 के आगे 12 बार जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और -1 करेंगे। अब जब -1 करेंगे तो 12 बार यहाँ मतलब 9 आ जाएगा। ठीक है, 13, ये 13 हो गया 1 को लेकर। अब यहाँ 12 बार 9 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार आ गया। इसको हमें भाग करना है 111 से। ठीक है, तो 111 को अगर 9 बार लेकर जाएंगे तो 999 होगा, तो ये कट जाएगा, 9 बार चला जाएगा। फिर इसके बाद 9 बचता है, फिर 111 9 जाएगा नहीं, तो फिर 9 लेकर आएंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 99 होगा तब भी नहीं जाएगा, तो फिर 9 एक और जोड़ेंगे तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 999। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये फिर 9 बार चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 9 बचता है, फिर अगर हम इसको काटना है हमें तो 0 बढ़ाएंगे, फिर इसको साथ में लेंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे तो 999 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको फिर 9 बार चले जाएगा, तो 9 से गुणा हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। फिर इसके बाद 9 बचेगा और 2 0, तो जो 2 0 बढ़ा के 999, फिर इसको 9 बार कर देंगे। इस तरीके से आपका आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है,
जो कि 900 900 909 आ जाएगा, जो कि 29 में आपका आंसर जो दिया गया है 900 900 909, तो ये आपका 29 का डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 29 का डी पार्ट सही हो जाएगा। तो इस तरीके लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि ए और बी कोई कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी कोई कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये दिया गया है। अब उसमें बताया गया है कि ए ने अकेले 10 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी द्वारा 25 दिन में पूरा किया गया। तो बी अकेले पूरा कार्य जो है कितने दिनों में करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, बी अकेले पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, ये हमें बताना। कर सकता है या करेगा कितने दिनों में, ये बताना है। ये सवाल कैसे लगेगा, चलिए देखते हैं। ए और बी कार्य मिलकर कर सकते हैं उस कार्य को 20 दिन में पूरा। ए ने अकेले 10 दिन कार्य किया, तो ए 10 दिन कार्य किया, और बी के कह रहा है कि 25 दिन कार्य, शेष कार्य बी द्वारा 25 दिन में पूरा किया गया। ठीक है, तो ए को आना था 20 दिन, ये आया कितने दिन, 10 दिन, तो ए कितने दिन बचा, 10 दिन नहीं आया। ठीक है, और बी को आना था 20 दिन, ये आया कितने दिन, 25 दिन, तो ये कितने दिन ज़्यादा आया, तो 5 दिन ज़्यादा आया। तो यहाँ से इसकी दक्षता हमें निकल जाएगी। अब ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर 1b के हो जाएगा। तो यहाँ से a और a बटे b अगर हम निकालते हैं तो 1/2 इसकी क्या आ जाएगी, दक्षता आ जाएगी। ठीक है, कार्य क्षमता आ गई। अब कार्य क्षमता आ गई तो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 3 कार्य क्षमता होती है, इनकी 3 क्षमता होती है। काम कितने दिन दोनों मिलकर करते हैं, 20 दिन, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम जो होगा वो हो जाएगा 20 × 3 बराबर 60 काम। तो टोटल 60 काम हो गया। ठीक है, 60 कार्य हो गया। अब यहाँ पे ए इसको कितने दिन में करेगा, तो 60 कार्य को, एक दक्षता इसकी तो 60 दिन में पूरा करेगा ए, और बी की अगर हम बात करेंगे तो बी की दक्षता है 2, तो ये 60 कार्य को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 दिन में कार्य जो है समाप्त कर देगा बी। तो बी वाला पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा क्या, बी पार्ट। जहाँ पे 30 दिन लिखा हुआ है तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कुछ इस तरीके से दिया गया है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है। देखिए अलजेब्रा के क्वेश्चन को इस तरीके से कैसे लगाएंगे। मान दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड, और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, और मान हमें 1/x+1, 1/x+y, 1/y+1, 1/z+1 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 31 इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ जोड़ते घटाते हैं। क्या जोड़ते घटाते हैं, चलिए देखते हैं। जो मान दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड दिया गया, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों साइड एक्स प्लस एक्स कर देंगे, जिससे कि हमारा दूसरे साइड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन कर लेंगे तो x+1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा x + y + z। तो इस तरीके से यहाँ से x उधर चला जाएगा, तो x+1 बराबर x + y + z अपान x हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो x 1 अपान कर देंगे तो 1/x+1 हो जाएगा, और यहाँ पे x अपान x + y + z हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका एक समीकरण बन गया। और इसी तरीके से आप जब दूसरा लेंगे, दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड, तो इसमें आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड कर देंगे, और सेम यही इसी को पलटेंगे तो आपका आएगा वाई प्लस 1/y+1 वाई बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी तरीके से करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और इसी तरीके से जब जेड वाला करेंगे तो 1/z+1 जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना, यानी कि 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1, ये बराबर क्या हो जाएगा, x/x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में दिया गया है y/x प्लस वाई प्लस जेड, और तीसरे में दिया गया है z/x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों का एलसीएम सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, नीचे कॉमन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए दोनों सेम आ गया, तो ये दोनों कट जाएगा, बाकी बचेगा आपका फाइनल आंसर 1। तो हमें इसी तरीके से निकालना है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट 1, आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है, एक ग्राम प्रधान 32 रुपये, 32 नंबर क्वेश्चन है। ग्राम प्रधान
10 लाख रुपए का जो है ट्रैक्टर एक किसान को 10% के नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः वो ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदे पर बेच देता है। तो इन दोनों सौदा का परिणाम क्या होगा ये बताना। इस टाइप के क्वेश्चन के अगर हम बात करेंगे तो कैसे निकलेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि 10% क्या क्या होता है, नुकसान करता है कौन, ग्राम प्रधान, और फिर बेच देता है, तो एसपी क्या हो जाएगी। यहाँ पे प्रधान के परिप्रेक्ष्य में एसपी क्या हो जाएगी, प्रधान कितने को बेचेगा, तो प्रधान इसको 10 लाख के 10% के नुकसान पर बेच देता है। ठीक है, ये 10 लाख हो गया, इस पर 10% नुकसान देता है, मतलब कि ये 90/100 पर बेच देता है। तो इसका मान आ जाएगा जो है 90,000, 90,000 में इसको बेच देता है। ठीक है, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 90 लाख, 9 लाख, सॉरी 9 लाख में बेच देता है, 9 लाख रुपए में बेच देता है। अब 10 लाख का था, 9 लाख रुपए में बेच दिया। अब किसान पुनः उसी ट्रैक्टर को ग्राम प्रधान को 10% फायदा लेता है, तो कितना, 90,000 पर 10% का फायदा लेगा, तो वो कितने को बेचेगा, तो 9 लाख, 9 लाख गुणे 110, 10% का फायदा, तो इस तरीके से इसका कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9,90,000, 9,90,000, 11 से 11 9 99, 4 जीरो लगा देंगे, तो 9,90,000 रुपये का जो है ये बेच देता है। तो इसमें ग्राम प्रधान को अगर देखा जाए तो प्रधान ने 9 लाख रुपए में इसको बेचा था और 9,90,000 रुपये में इसको खरीद लिया फिर। तो इस तरीके से प्रधान को कितना जो है हानि हुआ, तो प्रधान को 9,90,000 में से 9 लाख जब घटाएंगे तो 90,000 की क्या होती है, हानि हो जाती है। 90,000 की हानि प्रधान को हो जाती है। और यहाँ पर आंसर जो दिया गया है सी पार्ट में, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक इंजन का 20 डेसीमीटर परिधि वाला पहिया 4 सेकंड में 16 बार जो है घूमता है। ठीक है, 4 सेकंड में 4 सेकंड में 16 चक्कर लगाता है। पहिए की गति किलोमीटर पर घंटा में हमें बताना है, क्या होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2πr यानी कि परिधि जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 डेसीमीटर परिधि यानी 2πr बराबर 20 डेसीमीटर दिया गया है। ठीक है, डेसीमीटर दिया गया है और किलोमीटर पर घंटा में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो डेसीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 16 चक्कर लगाता है, 16 चक्कर, तो एक चक्कर में वो 20 डेसीमीटर चलेगा, तो 16 चक्कर में कितना चलेगा, तो 16 गुणे 20 डेसीमीटर, तो 20, 16 दूना 32, 320 डेसीमीटर जो है वो क्या चलेगा, चक्कर लगाएगा। टोटल उसका जो चाल होगा। ठीक है, ये दूरी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी, इतनी दूरी वो चलता है। अब कितने किलोमीटर पर घंटा, समय दिया गया है 4 सेकंड। ठीक है, समय जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4 सेकंड। 4 सेकंड को घंटे में बदलते हैं तो इसको हम करेंगे 60 गुणे 60 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा घंटे में। ठीक है, समय। अब 320 डेसीमीटर जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर में होता है 10,000 डेसीमीटर। ठीक है, 10,000 डेसीमीटर, तो 320 डेसीमीटर को अगर हम 10,000 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.032 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में होता है 10,000 डेसीमीटर, तो 0.032 किलोमीटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चाल निकालना है, मतलब गति निकालना। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बराबर होगा 0.032 किलोमीटर और समय जो दिया गया है 4/60 तो 60 × 60 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0.3 बढ़ा देंगे, इस तरीके से दशमलव हट जाएगा और ये 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा 8, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। ठीक है, तो मान आ जाएगा 4 गुणे 6 चौके 24, छक्का 36 गुणे 4 बटे 5, 36 गुणे 4 144 बटे 5। इसको अगर हम भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, 28.8, तो किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। 28.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी हो जाएगी। ये पार्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन एक रीजनिंग का भी दिया गया, इसको भी लगा लेते हैं। 1 जनवरी 2012 को क्या था, रविवार था। 1 जनवरी 2012 को क्या था, रविवार था। ठीक है,
पूछ रहा है कि तो दर 2008 में जो नव वर्ष मतलब 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब साल टू साल अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो अगर लीप ईयर नहीं है तो अगर 1 जनवरी 2013 को रविवार था तो 1 जनवरी 2014 को सोमवार हो जाएगा, मतलब एक दिन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो 2012 को रविवार था तो 2011 को क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2011 को क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शनिवार, ठीक है, एक दिन पीछे हो जाएगा। इसके बाद फिर 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा, तो 1 जनवरी 2010 को हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 जनवरी 2009 को क्या हो जाएगा, 2009 को हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 1 जनवरी 2008 आ जाता है। अब यही पूछा गया था, तो 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2008 जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जा रहा है, यानी कि ये हो जाता है लीप ईयर, ये क्या हो जाता है लीप ईयर। तो लीप ईयर होने पर यहाँ पे 2 माइनस होगा, तो मैंने बृहस्पतिवार के पहले बुधवार, फिर आ जाएगा मंगलवार। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार राइट हो जाएगा, मंगलवार सही हो जाएगा। 34 में क्या सही है, मंगलवार सही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका विहार करता है और वो पाता है कि उसमें क्या हो जाता है, और वो पाता है कि उसमें उस नौका से बहाव के विपरीत आने में बहाव की तरफ जाने से दुगुना समय लगा, तो धारा की गति बताना। चलिए तो नाव की चाल इसमें दिया गया, नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल क्या दिया गया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। हम मान लेते हैं धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लेते हैं धारा की चाल। अब अनुकूल दिशा में और विपरीत दिशा में, ठीक है, अब धारा के अनुकूल अगर चलेंगे तो t समय लगता है मान लेता हूँ, विपरीत दिशा में कह रहा है कि 2 गुना समय लगा, मतलब 2t समय लगता है। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यही हम फार्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल, तो नाव की चाल अनुकूल समय 10 प्लस x हो जाएगा इंटू समय लगा है t, तो ये हो गया दूरी। ये किसके बराबर हो जाएगी, ये विपरीत दूरी जो है, दूरी समान है, तो यहाँ पे दूरी जब निकालेंगे विपरीत वाले में तो यहाँ पर नाव की चाल मतलब चाल जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगी विपरीत में, ठीक है, घटता है, इंटू समय कितना लगा 2t। तो इस तरीके से दोनों बराबर कर देंगे, यहाँ से t हो जाएगा, t से कैंसिल, तो बचेगा 10 प्लस एक्स, एक ब्रैकेट में इधर बचेगा 2 इंटू 10 प्लस एक्स, तो अंदर गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे अब इसको पक्षांतर करेंगे, तो 2x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा और उधर 10 जाएगा तो 10 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 10/3। तो यही हो जाएगी धारा की चाल 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमारे ऑप्शन में जो दिया गया इसको और सरल किया गया, तो 3 से डिवाइड करें, 3 त्रिका 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी, जो कि आपको मिल जा रहा है बी पार्ट में आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से लगाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 से दिया गया है, 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्या घड़ी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक 24 मिनट में 5 सेकंड पीछे हो जाती है घड़ी और सोमवार को रात 10 बजे यह 19 मिनट आगे है, तो यह सही समय कब बताएगी ये बताना, ठीक है। तो 24 मिनट में कितना 5 सेकंड पीछे हो जाती है और 19 मिनट में कितना पीछे होगी, तो 19 गुणे 60 बराबर हो जाता है 19 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 1140 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, 1140 सेकंड हो जाता है। अब 1140 सेकंड पीछे होकर ये सही समय दिखाने में कितना समय लेगी, तो 24/5 गुणे 1140 अगर हम कर देते हैं तो हमें जो है समय निकल के आ जाएगा 5472 मिनट, ठीक है। और ये अगर हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो 5472 मिनट को हम क्या करेंगे, मिनट को हम क्या करेंगे, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे में कन्वर्ट होकर ये आ जाएगा 91 घंटे 12 मिनट, 91 घंटे 12 मिनट आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करिएगा, इसको डिवाइड करके आपका यही मान आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या पूछा है कि इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो सोमवार को रात 10 बजे समय 10 बजे जो है 19 मिनट आगे है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार बता रहे हैं कि 10 बजे जो है 19 मिनट आगे, तो रात को 10 बजे में 91 घंटे 12 मिनट अगर जोड़ दें तो ये शुक्रवार को अगर इसी में 91 घंटे प्लस 12 मिनट अगर हम जोड़ते हैं तो ये शुक्रवार को मतलब सोमवार के बाद ये शुक्रवार को
5:12 पर जो है शाम टाइम सही समय बताएगी। ठीक है, तो 5:12 शुक्रवार को शाम टाइम सही समय बताएगी, जो कि ए पार्ट में लिखा हो, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक मानचित्र में दिया गया है कि इतना बड़ा पैमाने पर बनाया गया है मानचित्र और उस पर इतने वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, ये बताना है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया गया है इसमें, वो कितना दिया गया है, 166 और 464 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ से हम भुजा निकालेंगे, तो ये इसका हम निकालेंगे अंडर रूट, मतलब वर्गमूल निकालेंगे 166 464। भाग विधि से निकालिएगा तो ये आ जाएगा 408 का ये वर्गमूल लिखा हुआ, तो 408 इसका किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगी उस वर्ग की। मानचित्र पर जो भुजा दिया अगर दर्शाना है तो क्या होगा, उसके पैमाने के अनुसार हम क्या करेंगे, 408 गुणे 1000, मतलब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बटे जितना वो दिया गया है मान, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 3 3 6 जीरो लगा हुआ, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 408 बटे 10 बचेगा, यानी कि 40.8 हो जाएगा। और ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो कि मान दिया गया है बी पार्ट में, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लगा लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 जो दिया गया है, ये इसमें एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, इसमें होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर के ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला को हम जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ऊपर वाले फार्मूले में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना अगर हम लिखेंगे ऊपर तो क्या होगा, जो नीचे मान दिया गया है वो कैंसिल हो जाएगा और हमें ये वाला मान कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी सेम लिखा हुआ, बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 बचेगा। तो इस तरीके से यही मान बचेगा, हमें ये निकालना था। अगर इसको जोड़ना था तो 3 2 5 1 6 0.6 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसे पूछ लिया गया है, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है 5 4 3 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये फार्मूला होता है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पे 2 इंटू लंबाई दिया गया है 5, चौड़ाई दिया गया है 4, ऊंचाई दिया गया है 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 गुणे 5 4 9 गुणे 3, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 3 54 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो यहाँ आंसर आपका 54 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, दिया गया है कि प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हो गए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला, तो 21,600 मतों से वो विजयी हो गया। ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे लगाएंगे। तो दिया गया है 10% मत जो है अमान्य हो गए। ठीक है, अब अमान्य जो मत हो गए, तो मान लेते हैं कि 100 मत थे टोटल, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10% जो अगर मान्य हो जाते हैं, अमान्य हो जाते हैं, तो टोटल बचे कितने, 90 मत बचे। ठीक है, अब 90 मत में जो है 62% मत किसको मिला, जो मान्य मतों का जो विजयी था, एक प्रत्याशी था जिसको 62% मत मिला मान्य मतों का, मतलब कि 90 गुणे 62 बटे 100 उसको मिला रेशियो के। और जो है जब 90 इसको मिला, 62 इसको मिला, तो बाकी टोटल जो 38% मत था वो दूसरे को मिला। तो यानी कि 90 गुणे 38 मान्य मतों का बटे 100 रेशियो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि वो 21,000 मतों से विजयी हुआ, मतलब कि जो 21,000 मत पाया उसने जीतने वाला जो है हारने वाले से 21,600 मत ज़्यादा पाए। मतलब इसको अगर हम घटा देते हैं तो ये बराबर हो जाता है 21,600। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 21,600 हो जाएगा, ये दिया गया है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, रेशियो का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा,
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 90/100, इन दोनों में से हम ले लेंगे कॉमन, 90/100 इंटू आर हो जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा 62 माइनस 38 बराबर 21,600। फिर क्या करेंगे, 62 माइनस 38 कितना हो जाएगा 24, ये कितना होता है तो 90/100 इंटू आर इंटू हो जाएगा 24, ये बराबर के 21,600। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो 21,600, ठीक है, 21,600 इंटू हो जाएगा 100 के, बटे में आ जाएगा 90 गुणे 24 के। सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे, 24 ये जाएगा 24 नवैया, 9 बार जाएगा, 90 बचेगा। यहाँ से 9 को काटेंगे, 10 बार हो जाएगा, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 1000। एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, 10 गुणे 100 बराबर 1000 हो गया। हमें निकालना क्या था, कुल मत। कुल मत कितना हमने माना था 100, तो 100 माना था, तो एक रेशियो के बराबर 1000, तो 100 रेशियो के, तो 1000 गुणे 100, तो ये आपका मान आ जाएगा कहीं दहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 मत। तो टोटल वहाँ पे कितने थे, 1,00,000 मत थे, जो कि दिया गया आपके डी पार्ट में। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें निकालनी होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा 1,00,000 मत। ठीक है, मान्य मत अगर पूछेगा कि टोटल मान्य मत, देखिए 10% जो अमान्य हो गए थे, तो मान्य मत हमारे पास 90 थे, तो 90 रेशियो मतलब 90 गुणे 1000, तो 90 गुणे 1000 हो जाता 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान्य मत पूछता तो 90,000 हो जाता। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है, वो संख्या क्या होगी 4 अंकों की। अब ये जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दिया, इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम क्या कितना हो जाएगा 420। ठीक है, अब 420 से अगर 420 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, हम इसमें 420 में हम गुणा करेंगे। 420 गुणे 1 तो 420, तो 3 ही अंकों की बचेगी। 420 गुणे 2 करेंगे तो 840 होगा, जो ही तीन अंकों की ही बनेगी। 420 गुणे हम 3 करेंगे। ठीक है, 420 गुणे हम 3 करेंगे तो ये कितनी संख्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1260 संख्या। तो 1260 जो होगी वो 4 अंकों की बन जाएगी और सबसे छोटी संख्या होगी डिवाइड होने वाली। ठीक है, इन सभी चारों सातों मतलब जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिया है इनसे विभाजित होने वाली। अब कहता है कि जिसमें प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है, तो हम क्या करेंगे, 1260 में से हम क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से वो संख्या कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1261, और 1261 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1261 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया। अब इसमें अगर हम इन सभी से किसी से भी भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में 1 बचेगा। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया गेहूं और जौ के मिश्रण दिए गए हैं। ठीक है, गेहूं और जौ का मिश्रण, चलिए इसको हम लगाते हैं, गेहूं और जौ के मिश्रण को लगाते हैं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 42। गेहूं और जौ के मिश्रण में दिया गया 80% गेहूं है। ठीक है, 80% क्या है, गेहूं है। तो 80% अगर गेहूं तो 20 क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा। तो गेहूं और जौ, गेहूं और जौ में 80% मिश्रण, तो 80 गेहूं हो जाएगा, तो 20 जौ होगा, टोटल मिश्रण 100% हो जाएगा। उस मिश्रण के 12 कुंटल में कितनी गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिससे गेहूं 85% हो जाए। 85% गेहूं करने के लिए 85% अगर गेहूं हो जाएगा तो जौ कितनी मात्रा हो जाएगी, 15% हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गेहूं की मात्रा छेड़खानी किया जा रहा है, मतलब गेहूं की मात्रा हमें मिलाना है, लेकिन जौ की मात्रा हमें सेम रखना, उसमें जो है मिश्रण में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जौ की जो मात्रा इसको हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 20 दिया गया है, यहाँ पर 15 है, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो इसको हम करेंगे 15 को 4 से गुणा और 20 को हम करेंगे 3 से गुणा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, पूरे में गुणा होगा तो 8 3 24, 80 गुणे 3 तो ये 240 आ जाएगा, और 20 तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो 240 अनुपात 60 आ जाएगा। और इसी तरीके से 4 से हम गुणा करेंगे, 85 गुणे 4 तो ये हो जाएगा 340, और 15 गुणे 4 हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 340 अनुपात 60 के। अब जो हमारा बराबर हो गया, तो अब हम इनका लेंगे डिफरेंट, किसका, 240 और 340 का।
तो 240 और 340 का जब डिफरेंस लेते हैं तो ये आ जाता है 100 रेशियो पे। तो यही हम 100 रेशियो इसे मिलाए थे, तभी 340 85% हो जाता है। मिश्रण हमारा दिया गया है 12 कुंटल। मिश्रण हमारा कितना दिया गया है? 12 कुंटल। हमारे पास मिश्रण रेशियो में कितना है? तो 240 + 60 ये हो जाएगा 300 रेशियो। तो 300 रेशियो टोटल मिश्रण दिया गया है 12 कुंटल का, तो इसको 12 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से एक रेशियो हो जाएगा 1200/300। एक रेशियो कितना हो जाएगा? 1200/300। तो 100 रेशियो हमें निकालना है, तो 100 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1200/300 इंटू 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 4 बार जाएगा 4, तो 4 कुंटल इसका मान आ जाएगा, 4 कुंटल। ठीक है, जो कि हमें यही गेहूँ अगर हम 4 कुंटल मिला देंगे तो 85% उससे मिश्रण हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या है? आंसर इसका डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक बंदर 12 मीटर लंबे खंभे पर हर मिनट में 1 मीटर चढ़ जाता है और हर दूसरे मिनट में 1.5 मीटर क्या आधा मीटर जो है नीचे फिसल आता है। बंदर कितने मिनट में जो है शिखर पर पहुंच जाएगा? 12 मीटर लंबे खंभे पर चढ़ना है, तो पहले मिनट में वो चढ़ता है 1 मीटर, फिर वो जो है दूसरे मिनट में वो उतर जाता है आधा मीटर। तो प्रत्येक बंदर के द्वारा प्रत्येक 2 मिनट में अगर देखा जाए तो 2 मिनट में कितना ऊंचाई चढ़ पाता है? तो आधा मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर चढ़ेगा उसमें आधा मीटर फिसल आता है, तो आधा मीटर की ऊंचाई वो जो है चढ़ जाता है प्रत्येक 2 मिनट में। तो इस तरीके से अगर आधा मीटर की ऊंचाई 2 मिनट में चढ़ता है तो उसको 12 मीटर चढ़ने के लिए, मतलब 12 नहीं 11 मीटर चढ़ने के लिए कितना जो है लगेगा उसको समय, ऊंचाई 11 मीटर ऊंचाई। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 11 मीटर अगर चढ़ने के 11 मीटर चढ़ने के 11 दूना 22 मीटर चढ़ने के लिए इसको कितना मिनट चढ़ने के लिए 22 मिनट लगेगा। 12 से अगर इसमें हम गुणा करते हैं ये हो जाएगा 44 मिनट। ठीक है, तो 22 मिनट में अगर चढ़ेगा तो 44 मिनट में उसको चढ़ी गई ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 22 मिनट में चढ़ी गई ऊंचाई हो जाएगी 1/2 × 44 करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 11 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 11 मीटर। अरे यहाँ पर भी 22 से गुणा करेंगे तो 44 यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है भाई? 44 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22। ठीक है, 22 हो जाएगा यहाँ पर भी 22, तो कैंसिल हो तो 11 मीटर चढ़ जाएगा वो 44 मिनट में। ठीक है, 11 मीटर क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा 44 मिनट में। अब एक बचता है 12वां मीटर। ठीक है, 12वां मीटर बचता है, तो 1 मीटर फाइनली जो चढ़ेगा 45 मिनट हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 45 मिनट। 45 मिनट की चढ़ जाएगा, 11 + 1 तो ये 12 मीटर चढ़ जाएगा। तो पूरे 12 मिनट को चढ़ने में उसको 45 मिनट लगेगा। ठीक है, यानी प्रत्येक 2 मिनट में वो आधा मीटर चढ़ता है, तो 22 से गुणा करेंगे तो 44 मिनट में वो 22 इधर भी गुणा करेंगे तो 11 मीटर चढ़ेगा। और इस तरीके से जब वो 11 मीटर चढ़ जाएगा तो एक बचेगा 1 मीटर, जो कि अगले 1 मिनट में वो चढ़ जाएगा। तो 1 मिनट हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 45 मिनट, और 45 मिनट में 12 मीटर चढ़ जाएगा, तो 45 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। तो इस टाइप का लगाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन था लेकिन ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर आपका इसमें ठीक है, आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 1 मिनट और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45 मिनट, और 45 मिनट में यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर जुड़ा गया तो हो जाएगा 12 मीटर। तो 12 मीटर को 45 मिनट में वो चढ़ जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया गया है कि ए और बी 2 उपनगर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रखे मतलब हैं। तो ए से बी की दूरी दिया गया 20 किलोमीटर। अब सुबह 9 बजे एक मोटरसाइकिल सवार ए से बी के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो है वो रवाना होता है, और वो बी पर 20 मिनट के लिए रुकता भी है, फिर उसी गति से वो ए के लिए वापस चलता है।
और इधर सुबह 9:30 बजे एक पैदल यात्री ए से बी के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है। अब वह जब उधर से जब मोटरसाइकिल वाला लौट रहा है, इधर से जा रहा है, तो ये कितने बजे पर जो है दोनों मिलेंगे ये बताना है। चलिए, तो मोटरसाइकिल को ए से बी तक कितना समय लगेगा। 20 किलोमीटर दूरी है ए से बी तक पहुंचने में, ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी है। और मोटरसाइकिल को अगर बात करेंगे तो जाने में कितना समय लगेगा मोटरसाइकिल को, तो यहाँ पे लग जाएगा 20 किलोमीटर बटे इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जाएगा, तो 2/3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं 40 मिनट समय जो है लग जाएगा पहुँचने में। फिर वहाँ पर वो 20 मिनट स्टॉपेज लेता है, मतलब रुकता है। तो 20 मिनट रुकता है, यानी कि 9 बजे चला था, 9:40 पर वो पहुँचा। 9 बजे चला था, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया क्वेश्चन में 9 बजे चल रहा था, तो 9:40 पर पहुँचा, 20 मिनट वहाँ पर रुका, मतलब बज जाते हैं 10, ठीक है। तो 10 बजे वहाँ से फिर लौटता है बी से वो लौटेगा ए की तरफ 10 बजे वो। तो 20 मिनट रुकने पर बी पर वापस लौटने में जो है कितना समय लगता है, 10 बजे जो है वो लौटेगा। अब ए जो है, ए से फिर पैदल वाला चलता है आदमी, पैदल वाला अब चलता है 9:30 बजे, ठीक है। ए से पैदल वाला आदमी कितना चलता है, 9:30 बजे चलता है, 9:30 बजे चलता है, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो 9:30 बजे से 10 बजे तक की तय की गई दूरी, कितना दूरी तय किएगा, तो दूरी जो निकालना 9:30 से 10 बजे तक ए के माध्यम, मतलब पैदल वाला 9:30 से 10:30 9:30 से 10 के बीच में दूरी, तो आधा घंटे का समय लेगा। 5 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा, तो 5 × 1/2 यानी कि 5/2 किलोमीटर वो चल जाएगा पैदल वाला आदमी, ठीक है। तो शेष दूरी कितनी बचेगी, शेष दूरी कितनी बची, टोटल दूरी है 20 माइनस 5/2 कर देंगे, तो 20 माइनस 5/2 ये हो जाएगा 17.5 किलोमीटर, 17.5 किलोमीटर शेष दूरी बचेगी। अब दोनों की सापेक्ष चाल, ठीक है, बाहर उधर से वो लौट रहा है मोटर वाला और इधर से पैदल जा रहा है, तो दोनों की सापेक्ष चाल अगर हम निकालते हैं, तो सापेक्ष चाल में क्या हो जाता है, दोनों का चाल जुड़ जाएगा, और 30 + 5 बराबर हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो समय कितना समय लगेगा दोनों को, तो यहाँ पे हो जाएगा, दूरी हम निकल के आए हैं 17.5 किलोमीटर, और समय जो लिख रहा है 35 किलोमीटर, मतलब दूरी चाल हो रही है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आधा घंटा का समय लगेगा उसको। तो आधा घंटा जो समय दोनों को मिलने का समय कितना हो जाएगा, तो 10 बजे प्लस आधा घंटे का समय अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10:30। तो 10:30 पर जो है दोनों जाके मिलेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में हमें क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। भिन्न दिया गया है, भिन्न को क्रम के अनुसार भिन्न दिया गया 8/13, 32/97, 16/57 और 2/7। क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे, 13 से 8 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.615। इसको हम करेंगे 97 से डिवाइड, तो आ जाएगा 0.329, ठीक है। इसको कर लीजिएगा 97, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2807। इसको अगर हम करेंगे तो 0.2857 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्रम से लगाते हैं, ठीक है, तो सबसे अगर देखते हैं तो 16/57 इसमें सबसे छोटा है, ठीक है, 16/57 सबसे छोटा है, 0.2807 है। इससे बड़ा हो जाएगा 0.2857, मतलब कि 2/7। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा 32/97, फिर सबसे बड़ा हो जाएगा 8/13। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाता है, जो कि यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है। एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुषों का संख्याओं का अनुपात 3:2 था। स्त्री मतलब वीमेन, डब्ल्यू से डिनोट करें, पुरुष मतलब मैन, तो W/M दिया गया है 3:2। अब 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया, मतलब 20 पुरुष आए तो ये हो जाएगा 2:3, ठीक है, 2:3 हो गया W/M का अनुपात। तो यहाँ पे स्त्रियों की संख्या बताना है। तो देखिए, पुरुष में हलचल मची है, पुरुष में 20 और ऐड हुए हैं और स्त्री सेम है, तो स्त्री को हम इसमें कर लेते हैं बराबर। स्त्री की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 3 है, ठीक है, स्त्री क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम करेंगे 2 से गुणा और इसको हम करेंगे 3 से गुणा। तो ऊपर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिका 9। इस तरीके से अब स्त्री हो गई सेम, और पुरुष में कितना डिफरेंस आया, 5। तो ये 5 डिफरेंस जो आया है ये किसके वजह से आया है, 20 पुरुष के और आने से। तो एक रेशो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5
20/5, तो ये हो जाएगा 4 रेशियो का। तो 1 रेशियो बराबर 4 हो जाएगा। अब स्त्री की संख्या कितनी है? 6, 6 रेशियो है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। 6 रेशियो बराबर 6 × 4 बराबर 24 रेशियो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 स्त्रियाँ हैं, 24 स्त्रियाँ हैं। पुरुष की बात करेगा तो पुरुष कितना हो जाएगा? ठीक है, तो पुरुष हो जाएगा 4। अगर पुरुष पूछता तो 4 × 16 और 20 और आए हैं, तो 16 और 20 36। पहले पुरुष कितने थे? पहले पुरुष हो जाएंगे 16, फिर 20 आ जाए तो 36 हो गए, तो बाद में 36 हो जाएंगे। अभी 24 स्त्रियां हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 47 हो गया, 47 देखते हैं। 47 47 दिया गया है कि एक आयताकार तालाब है, आयताकार तालाब है, और उसमें कितना मीटर चौड़ा? 80 मीटर लंबा और 45 डेसीमीटर जो है चौड़ा है। ठीक है, दोनों डेसीमीटर में दिए गए हैं। क्योंकि 1 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के होता है? तो 10 सेंटीमीटर के होता है। तो यहाँ लंबाई जो दिया गया है कितना? 80 डेसी दिया गया है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदल 10 से गुणा कर देंगे तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम चौड़ाई को करते हैं, चौड़ाई दिया गया है 45 डेसीमीटर, 45 में 10 से गुणा करेंगे तो 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल इन दोनों का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 800 × 450। इनको अगर हम गुणा करते हैं तो 36। ठीक है, ये 4 बार 0 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन वाले पाइप से उसमें पानी भरा जा रहा है। यदि 2 घंटे में तालाब के पानी का स्तर 1 डेसीमीटर ऊपर उठता है तो पानी की गति बताना डेसीमीटर पर घंटे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 घंटे पाइप निकाले गए, पानी का जो आयतन होगा वो कितना होगा 2 घंटे में? तो 36 4 0 × 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 3 × 3 जो क्रॉस सेक्शन है, इससे पानी की लंबाई का मान क्या हो जाएगा? तो पानी का आयतन बटे हो जाएगा क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल। ठीक है, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल जो कि दिया गया है 3 × 3। तो पानी का आयतन कितना है? तो पानी का आयतन है 36,000। पानी का आयतन कितना है? 36, 4 बार 0, ये पानी का आयतन × 10, ये पानी का आयतन आया है। ठीक है, 36,000 × 10, 2 घंटे में पानी का ये आयतन हो गया। अब ये हो गया, और क्षेत्रफल है 3 × 3 क्रॉस सेक्शन का, तो ये हो जाएगा बटे भाग कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 3 × 9, तो ये हो जाएगा 9 को 36 से तो 4 बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और 3 2 5 0। ठीक है, 3 2 5 0 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में आया, इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 और कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 40,000। ये हो जाएगा डेसीमीटर में। ठीक है, अब समय जो दिया गया है 2 घंटे लगते हैं, समय कितना है? 2 घंटे लगते हैं। तो 2 घंटे में 1 डेसीमीटर ऊपर तालाब उठता है, तो यहाँ पे गति कितनी हो जाएगी? गति हो जाएगी 40,000 बटे 2। तो गति हो जाएगी 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 20,000। तो 20,000 डेसीमीटर पर घंटा। ठीक है, 20,000 डेसीमीटर पर घंटा इसका मान हो जाएगा, और 20,000 जो कि दिया गया है सी पार्ट में, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 20,000 डेसीमीटर पर घंटा उसकी गति हो जाएगी। तो इस तरीके लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी सी 3 गिलासों में मिश्रण दिया गया है 2:3:4 के। स्पिरिट और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। ए बी और सी के स्पिरिट के पानी क्रमशः 1:5, 3:5 और 5:7 के अनुपात में। यदि तीनों गिलासों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको कैसे लगाएंगे। तो ए बी और सी का मान दिया गया 2:3:4। ठीक है, ये मान दिया गया है। अब कह रहा है कि ए में जो है 1:5 स्पिरिट पानी भरा है, इसमें 3:5 स्पिरिट पानी भरा है, और सी में जो है 5:7 स्पिरिट पानी भरा हुआ अनुपात में। फिर अब हम क्या करेंगे, हम जो लेंगे इनके दोनों का डिफरेंस। तो इनके दोनों का डिफरेंस होता है नहीं, जोड़ देंगे मिश्रण, टोटल मिश्रण कितना होगा? 6 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। ठीक है, 6 8 जो 12 आया, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 8 12 का 24।
6 12 का 24 हो जाएगा। ये जो 24 आया है हम इस जो है से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि ये मिश्रण का पूरा वैल्यूम आया है और ये पूरा वैल्यूम रेशियो में 2:3:4 में, तो इसको अगर हम 24 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 24 दूना 48 रेशियो, ये हो जाएगा 24 तिया 72 और ये हो जाएगा 24 चौका 96 रेशियो। ठीक है, 24 चौका 96 होगा। अब क्या करेंगे, जो 48 आया है इसको हम इसमें कितना गुणा करें कि 48 हो जाए, तो इसमें हम गुणा करेंगे 8 का। ठीक है, 8 का गुणा करेंगे। इसमें 72 है, इसमें हम कितना गुणा करेंगे, तो इसमें हम 9 का गुणा करेंगे और ये 96 बनाने के लिए हम 12 में 8 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसमें अगर हम गुणा करते हैं तो 8 कम 8 अनुपात 8 पंचे 40 हो जाएगा। इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 अनुपात 9 पचे 45 हो जाएगा और इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 अनुपात 8 से 56 हो जाएगा। ये हमारा मान आ गया। अब हमें इन तीनों मिश्रण को मिला के बताना है कि स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसमें स्प्रिट 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 ये हो गया, पानी 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 ये जो हो गया। तो स्प्रिट और पानी अगर हम जोड़ते हैं तो 8 + 27 + 40 1 में अनुपात 40 + 45 + 56 1 में। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 75 अनुपात 141। कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अनुपात 47। तो 25 अनुपात 47 हो जाएगा, जो कि हमारा यही पूछा गया था। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से इसको हम लगा लेंगे। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया कि एक परीक्षा में 40 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। इसके बाद दिया गया 30% 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, अंग्रेजी में 30% अनुत्तीर्ण हो गए, 10% दोनों में फेल हो गए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 49। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा चित्र बनाते हैं। 10% फेल हो गए दोनों में, ये दोनों में हो गए। ये मैथ का पोर्शन है, ये इंग्लिश का। तो 10% दोनों में फेल हो गए और 40% टोटल गणित में फेल हो गए, यानी कि 30% ओवरऑल इस तरीके से फेल कर देंगे। 30 10 40% मैथ में फेल हो गए। इसी तरीके से इधर 20% अगर इंग्लिश में फेल हो गए तो 20 10 30% टोटल इंग्लिश में फेल हो गए। अब क्या करेंगे, टोटल फेल की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 + 10 + 20। तो 30 10 40 20 60 60% टोटल फेल हो गए। तो पास की संख्या कितनी हो जाएगी, पास की संख्या हो जाएगी 100 - 60 बराबर हो जाएगा 40%। तो 40% जो है टोटल पास होंगे इसमें। 40% इसका राइट आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि एक यदि प्याज की कीमत 10% कम की जाए, तो 10% अगर कम की जा रही है मतलब 10 रुपये प्याज 9 रुपये में बेचा जा रहा है, तो गृहिणी को इसका उपयोग कितना % अधिक कर दिया जाए कि इसके मध्य पर कोई भी कम ना हो। तो यहाँ पे देखिए कम ना हो तो एक रेशियो कम किया गया 9 पर, तो यहाँ पे 100 कर देंगे और इसको अगर हम कर देंगे डिवाइड 100/9 तो ये हो जाएगा 9 11 99 5%। तो इतना % अधिक बढ़ा दिया जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 11 से ही 1/9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन हो गए मैथ के। अब हम देखेंगे इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन फाइनली। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को हम देखते हैं। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, मिस किट्टी वाज रूड एट द टेबल वन डे। यहाँ पे हमें इसका प्रेडिकेट बताना। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट होता है, तो यहाँ पे प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट को छोड़कर जितनी चीज़ें लिखी होती हैं वो प्रेडिकेट में आता है। तो वाज रूड एट द टेबल वन डे, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बताना है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे द अर्थ हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस जो है वाइस वाइस में एक्टिव वाइस में दिया गया, इसको हमें बनाना है पैसिव वाइस में। तो गिव मी अ बुक, इसको अगर हम पैसिव बनाते हैं तो ये बन जाएगा लेट अ बुक बी गिवन टू मी। ठीक है, यहाँ आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए चेंज द वाइस इन द गिवन सेंटेंस, इसको भी हमें पैसिव वाइस में चेंज करना है। विल यू सेल द बाइक, अब यहाँ पे इसको अगर हम पैसिव वाइस में लिखते हैं तो ये हो जाएगा विल द बाइक बी सोल्ड। ठीक है, बिल का यहाँ पे चेंज कोई नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फाइंड द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेयरस। ठीक है, मेयरस का मैस्कुलिन जेंडर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मेयर। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द फेमिनिन जेंडर ऑफ ट्रेटर। ट्रेटर का फाइंड फेमिनिन जेंडर चूज करना, तो ट्रेटर का हो जाएगा ट्रेटरस। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ
वॉल्केनोज सिंगुलर फॉर्म, मतलब ये प्लूरल में लिखा हुआ है, बहुवचन में, एक वचन में इसको हम लिखेंगे वॉल्केनो। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले में हमें प्लूरल फॉर्म बताना है पियानो का। पियानो का प्लूरल फॉर्म होता है पियानोस, जो कि दिया गया है बी पार्ट में, वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना नाउन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, नाउन बताना। आवर टीम इज बेटर देन थियर्स। अब यहाँ पे टीम अंडरलाइन है, ये किस प्रकार का नाउन है? तो टीम जो होता है, टीम वर्ड, ये कलेक्टिव में आता है, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अब विजडम जो है किस प्रकार के नाउन में आएगा? तो विजडम हो जाएगा बुद्धिमत्ता, जो बुद्धिमानी है, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो पिक द प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस। ठीक है, प्रोनाउन हमें फिल करना है। रिया फॉरगेट बैग इन द प्लेग्राउंड, यहाँ पे डैश के स्थान पर क्या भरेंगे? रिया फॉरगेट डैश बैग इन द प्लेग्राउंड। रिया भूल गई अपना बैग प्लेग्राउंड में। अब यहाँ पे अपना के लिए क्या लगाएंगे? तो रिया जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, और इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो इसके लिए हर का प्रयोग करेंगे, तो हर प्रोनाउन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिलोंग्स टू द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ द बॉयज इन द स्कूल। यहाँ पे क्या प्रोनाउन भरा जाएगा? तो यहाँ पे भरा जाएगा इट। इट बिलोंग्स टू द मोस्ट इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ बॉयज इन द स्कूल। इट भरा जाएगा प्रोनाउन प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। द रिवर सरस्वती फ्लोज डैश इंडिया इज द ओल्डेस्ट रिवर डैश द कंट्री। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा? तो देखिए, द रिवर सरस्वती फ्लोस इन इंडिया, इंडिया में बहती है, इज द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आप, इन और आप भरा जाएगा, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है वेलकम डैश वी आर डिलाइट टू वर्क डैश यू। यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाएगा? तो यहाँ पे भरा जाएगा वेलकम अब्रॉड। ठीक है, वी आर डिलाइटेड टू वर्क विथ यू। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। टेंस भरना है यहाँ पे। प्रसून डैश फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट डैश बाई दिस टाइम। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, प्रसून लेफ्ट फॉर बेंगलोर अर्ली एंड ही मस्ट हैव बीन रीचिंग बाई दिस टाइम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका हैव बीन होगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा हैव रीच्ड। तो हैव रीच्ड बाई दिस टाइम, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो रामा इज नॉट एट होम ही डैश जस्ट फॉर शॉपिंग। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ही है जस्ट गॉन। ठीक है, ही है जस्ट गॉन फॉर शॉपिंग। ठीक है, अभी वो अभी गया हुआ है शॉपिंग के लिए, तो गॉन लग जाएगा थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है यहाँ पे। द क्लब मिस्टर सैम एज द ट्रेजरर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? फॉर्म वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? तो यहाँ पे चूज हो जाएगा। ठीक है, द क्लब चूज मिस्टर सैम एज द ट्रेजरर। कैन यू मी वेयर ही लाइव्स। यहाँ पे क्या भर जाएगा? वर्ब। तो यहाँ पे भरा जाएगा टेल। कैन यू टेल मी वेयर ही लाइव्स, मतलब यहाँ आप बता सकते हैं कि वो कहाँ रहता है, तो टेल हो जाएगा इसके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। ए एंड द तीन आर्टिकल होते हैं, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? देयर इज आवरली बस सर्विस हियर। अब आवरली जहाँ पे आता है, मतलब एच से जहाँ शुरुआत होता है, वहाँ पे एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है विथ डैश यूनाइटेड इफर्ट आई अचीव इट। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा विथ अ यूनाइटेड इफर्ट आई अचीव इट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडजेक्टिव। द अम्ब्रेला इज वेरी, यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव लगेगा? तो ये लगेगा कलरफुल। ठीक है, अम्ब्रेला जो छाता होता है कलरफुल होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। दैट मैन इज गार्डनर, आंसर द टाइप ऑफ द अंडरलाइन एडजेक्टिव। दैट मैन इज गार्डनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए, तो गार्डनर की अगर बात करें, डिमेंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, आंसर डी ए ऑप्शन सही है। फाइंड आउट द टाइप ऑफ द एडवर्ब अंडरलाइन वर्ड। एडवर्ब बताना है इसका किस प्रकार का एडवर्ब है। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। तो यहाँ पे कौन से प्रकार का? तो ये साउंडली जो है ये मैनर बता रहा है, तो मैनर ऑफ एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो मैनर ऑफ फ्रिक्वेंसी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन करना है। राइनासोर से हमें फॉर्मेशन, इसमें चारों में से कौन सा वर्ड बन जाएगा ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो श्योर शब्द बनेगा, बाकी सारे नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में से करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया और किसमें प्रयोग किया गया? तो देखिए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के नियमित पधारिये, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजना चला रही।
इसमें करण की अगर बात करें तो करण से होता है से या के द्वारा, तो दर्द के मारे या दर्द के द्वारा छटपटाता रहा, तो यहाँ हो जाएगा ए पर। लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, तो इसमें करण कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें से शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे अंगना शब्द शुद्ध है, बाकी सारे गलत हैं। अगला प्रश्न है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य में काल पहचानना है। तो होगा जहां पर आ जाता है वहां पे क्या हो जाता है? भविष्य काल, फ्यूचर। तो आंसर सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो ये इस प्रकार की क्रियाएं जो होती है नामधात क्रिया के अंतर्गत आती है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातुष्मा में प्रयुक्त संधि की बात करेंगे तो ये आता है दीर्घ संधि। ठीक है, धातु प्लस उष्मा इसका जो है बनता है प्रयोग, तो यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा दीर्घ संधि। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा, ईर्खा को खड़ी बोली में कहते हैं ईर्ष्या। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन है। भूडोल का अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भूडोल का अर्थ होता है जलजला। जिसका निवारण ना हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए शब्द है अनिवार्य। ठीक है, क्या है? अनिवार्य। आंसर डी ऑप्शन सही है। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इनमें से पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बी पार्ट ई और ई जो होता है वो पुल्लिंग नहीं होता, स्त्रीलिंग होता है। जहाँ पे ई और ई होती है वहाँ पे पुल्लिंग नहीं होती, स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दिया गया है कान काटना। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये इसका अर्थ क्या है? लोकोक्ति है। यहाँ पे अगर अर्थ की बात करेंगे तो इसका मतलब अकेला व्यक्ति क्या होता है? शक्तिशाली नहीं होता, तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है बताना। तो कैंची जो होता है वो तुर्की भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या प्रयोग किया जाता है? तो अचूक विशेषण के साथ जो संज्ञा प्रयोग होती है वो होता है निशाना। निशाना शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। किस भाव में परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो रस जो कहा जाता है वो भाव होता है स्थायी भाव। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, स्थायी भाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है, या लकुटी और कामरिया पर राज त्यों पुर का तज डारो पंक्ति में प्रयुक्त छंद का है? तो यहाँ पे जो है सवैया छंद में लिखा हुआ है, तो आंसर सी ऑप्शन राइट। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष मिस होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ मतलब एक शब्द आए और एक शब्द के अनेक अर्थ हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो ये किस अलंकार के अंतर्गत आता है? तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन की अगर हम बात करेंगे तो ये नागरिक पंचायती सभा के द्वारा किया गया था, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 93 से 97 तक गद्यांश दिएगा, गद्यांश को पढ़िएगा आप लोग और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो गद्यांश के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो आएगा ऑप्शन निकल के डी पार्ट सत्ताधारी। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक आएगा भीड़ की शक्ल। आंसर क्या जाएगा? सी पार्ट। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको आंसर मिलेगा भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। ठीक है, भीड़ से मुक्ति का आशय क्या है या उपाय क्या है? भीड़ की मुक्ति का उपाय है भीड़ में अपनी शक्ल देखना। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। भीड़ किनके लिए रुकावट है? तो भीड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट होती है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। यही सच है, इस कहानी के लेखककार कौन है? कहानीकार कौन है या लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। ठीक है, इसको मन्नू भंडारी ने लिखा है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। त्रिशंकु के नाटककार कौन है? त्रिशंकु के नाटककार का नाम है बृजमोहन शाह। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है? साहित्य अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित तीनों उपन्यास हैं। अमृत और विष को लिखा है अमृतलाल नागर के द्वारा। ठीक है, अमृतलाल नागर ने लिखा इसको। और मुक्ति बोध को लिखा गया है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। इसके अलावा नीला चांद जो है ये शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। शिव प्रसाद सिंह के द्वारा, शिव प्रसाद सिंह के द्वारा जो है ये लिखा गया है। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए थैंक यू।